सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई शुरू। वर्षों के सपने हो रहे साकार और बनेंगे अस्थायी शिक्षक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के वो तमाम शिक्षक जो वर्षों से अपने गृह जिले जाने को व्याकुल थे, वे तमाम शिक्षक जो अपने माता पिता से मिलने को बेकरार थे, वे तमाम शिक्षक जो अपना ट्रांसफर चाह रहे थे, वे तमाम शिक्षक जो राजकर्मी बनने के सपने देख रहे थे, वे तमाम शिक्षक जो एनपीएस का लाभ लेने के लिए बार बार सरकार से मांगे किया करते थे, उन तमाम शिक्षकों के सपने आज की तिथि से साकार होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इसके क्रम में काउंसलिंग की प्रक्रिया आखिर सफलतापूर्वक शुरू हो गई है और तमाम शिक्षकों की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। इसके क्रम में सबसे पहले दिन यानी 1 अगस्त 2024 से पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सीनियर सेकेंडरी यानी उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। दोस्तों, बड़े ही सहज तरीके से शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जिसमें तमाम शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है, सुविधाओं का ख्याल रखा गया है और अफरा तफरी नहीं मचे, इसके लिए विभाग की ओर से बहुत ही सुंदर कदम उठाया गया है। प्रत्येक जिले में अधिकतम 5 काउंटर की व्यवस्था की गई है और 1 काउंटर हेल्प डेस्क के रूप में लगाया गया है। साथियों, प्रत्येक काउंटर पर प्रतिदिन वर्तमान में 6 अभ्यर्थियों का ही काउंसलिंग किया जा रहा है। उसके बाद समयानुसार इसमें परिवर्तन किया जाएगा, अधिक टेबल की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जब काउंसलिंग करने वाले तमाम कर्मी बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे और तय सीमा के अंदर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराने में सक्षम हो जाएंगे। आखिर शिक्षकों के सपने कैसे साकार हो रहे हैं, कौन सी सुविधा मिलेगी शिक्षकों को, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जरूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब करने की और सच के इस सफर में हमारा समर्थन करने की। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, आखिर किन चरणों से गुजरना पड़ रहा है तमाम शिक्षकों को। इससे पहले आप सभी जान लें कि शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाइट के माध्यम से 1 अगस्त 2024 को होने वाले तमाम शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से ही प्रतिदिन इसी तरह शिक्षकों की सूची एवं उनके स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे और उसके बाद उन्हीं शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो सकेगा, शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी। वही शिक्षक काउंटर पर उपस्थित होंगे जिनके नाम सूची में शामिल है। दोस्तों, इसके लिए शिक्षकों को निर्धारित स्लॉट के समय से आधे घंटे पूर्व संबंधित केंद्र पर उपस्थित हो जाना पड़ रहा है। उसके बाद कुल 8 चरणों से शिक्षकों को गुजरना पड़ रहा है। आखिर कौन कौन से वो चरण है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, निर्धारित स्लॉट में उपस्थित होने के बाद तमाम शिक्षकों का के मोबाइल पर आए हुए SMS और एडमिट कार्ड को दिखाते हुए उनका अटेंडेंस संपन्न कराया जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया के अंतर्गत उनके आधार कार्ड, थंब इंप्रेशन और फोटो यानी तस्वीर का सत्यापन कराया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, संबंधित काउंटर पर तमाम प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाता है और वही प्रमाण पत्र जिसे शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के दौरान आवेदन के क्रम में अपलोड किया था, यानी उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना है जिन्हें सक्षमता परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया था। साथियों, प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद अंतिम रूप से फाइनल उसे मान लिया जाता है और उसके बाद उसका विवरण 2 प्रति में प्रिंट आउट के रूप में निकलते हैं। दोस्तों, उन दोनों ही प्रति पर नामित शिक्षक, नामित पदाधिकारी और त्रिस्तरीय कमेटी के एक सदस्य का हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर के बाद एक प्रति संबंधित शिक्षक को दे दिया जा रहा है और एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रख लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित प्रति एक फाइल फोल्डर में जमा ले लिया जाता है। दोस्तों, इसके क्रम में यह स्पष्ट हो गया है कि मूल प्रमाण पत्रों को जमा नहीं लिया जा रहा है, उन्हें अभ्यर्थियों को वापस लौटाया जा रहा है। सिर्फ व सिर्फ 100 अभिप्रमाणित प्रति एक फाइल फोल्डर में जमा ले लिया जा रहा है, जिस पर शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, सक्षमता ID इत्यादि को परमानेंट मार्कर से लिख दिया जा रहा है। इस तरह से संबंधित शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है और अंतिम रूप से उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाता है। दोस्तों, उस सत्यापन के बाद आखिर क्या होगा, तो हम आपको बताते चले कि यह काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग पूरे अगस्त माह तक चलने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ 5 टेबल ही लगाए गए हैं और प्रतिदिन 30 अभ्यर्थियों का ही काउंसलिंग संभव हो पा रहा है।
आने वाले दिनों में संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, फिर भी अगस्त महीने पूरे लगेंगे। तो इस तरह से यह स्पष्ट होते दिख रहा है कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर ही शिक्षकों को खुशखबरी मिलने की आशा है। यानी शिक्षक दिवस पर तमाम शिक्षक राजकर्मी घोषित किए जा सकते हैं। आखिर उसके बाद तमाम शिक्षकों के सपने कैसे साकार हो जाएंगे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वर्षों से शिक्षकों की मांग रही थी कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। राजकर्मी बन जाएंगे, उनके एनपीएस की शुरुआत हो जाएगी और ढेर सारे अन्य सुविधाएं भी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके क्रम में आइए जानते हैं कि आखिर शिक्षकों को विशेष शिक्षक बनने के बाद कौन सारी सुविधाएं मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों कि शिक्षक अस्थायी बन जाएंगे, यानी वो राजकर्मी बन जाएंगे, जिला संवर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि शिक्षकों और सरकार के ऊपर जो आम जनता का सवाल उठ रहा था कि योग्यता विहीन शिक्षकों की बहाली कर ली गई है, ये सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। अन्य लाभों के अंतर्गत बिहार की जनता के मन में ये बातें बैठ गई है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लाखों शिक्षकों की बहाली कर ली गई है। साथियों, यह अंतिम रूप से वेरिफिकेशन हो रहा है और इस वेरिफिकेशन के बाद किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाई जाएगी। यानी वो सवाल भी समाप्त हो जाएंगे कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र ही फर्जी थे, क्योंकि बड़े ही गहनता पूर्वक जांच की जा रही है। और इस सत्यापन के बाद आशा ये जताई जा रही है कि भविष्य में प्रमाण पत्रों की जांच कभी नहीं होगी, विशेष रूप से विशेष शिक्षकों की, और वो उसी कैडर में समाहित हो जाएंगे जो कैडर आज नियमित शिक्षकों की है। किसी भी बिंदु पर ऐसे शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच नहीं आती है। भले ही जिस प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उनके प्रमाण पत्रों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उसी प्रमाण पत्र के आधार पर अगर नियमित शिक्षक कार्यरत हैं तो उनके ऊपर कोई भी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों का एक संवर्ग बनाया जाएगा और उनके ऊपर उठने वाले सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। साथियों, एक बड़ा लाभ ये भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग द्वारा तमाम विशिष्ट शिक्षकों की नई सेवा प्रदान की गई है, यानी उनकी नियुक्ति नई मानी गई है। अगर नई नियुक्ति मानी गई है तो इस आधार पर तमाम शिक्षकों के पूर्व के प्रमाण पत्र यानी विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले सेवा अवधि में भी अगर उनके द्वारा कोई प्रमाण पत्र हासिल किया गया होगा तो निश्चित रूप से वो तमाम प्रमाण पत्र मान्य होंगे, क्योंकि उनकी पूर्व की सेवा की काउंट ही नहीं हो रही है। तो हर हाल में उनके प्रमाण पत्र मान्य हो जाएंगे और शिक्षकों के प्रमाण पत्र के संबंध में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद योगदान की तिथि को ही उनकी नियुक्ति तिथि मानी जा रही है और इसके आधार पर उनके पूर्व के सारे प्रमाण पत्र मान्य होंगे। और साथ ही साथ पूर्व की सेवा में जिस प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी उनका सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जिन प्रमाण पत्रों के ही उपयोग किए गए थे उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना है। यानी ज़्यादा झंझट नहीं। अगर मैट्रिक और इंटर का ही प्रमाण पत्र लगाकर सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए तो उनकी पूर्व की योग्यता स्नातक या फिर स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। वही लाभों के बारे में कहा जाए, अगर नई सेवा ही गिनती की जाती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों द्वारा एक बार फिर से नई नियमावली के तहत चिकित्सा अवकाश का उपभोग किया जाएगा, अर्जित अवकाश का उपभोग किया जाएगा, मातृत्व अवकाश का उपभोग किया जाएगा, इत्यादि अवकाशों का उपभोग किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने उनकी पूर्व की सेवा की गिनती ही नहीं की है। अगर शिक्षकों द्वारा पूर्व में ढेर सारे चिकित्सा अवकाश का उपभोग कर लिया गया है या फिर अर्जित अवकाश का उपभोग कर लिया गया है तो उसकी कोई गिनती नहीं रह जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग पूर्व की सेवा को नई सेवा में काउंट नहीं कर रही है, नहीं जोड़ रही है। निश्चित रूप से नई सेवा के लिए नए सेवा पुस्तिका खोले जाएंगे और इस सेवा पुस्तिका में नए सिरे से तमाम छुट्टियों एवं बिंदुओं का संधारण किया जाएगा। साथियों, वहीं अगर सेवा की गिनती की जाती है, उनकी छुट्टियों को काउंट किया जाता है तो हर हाल में शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना सरकार की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि उनकी सेवा पुस्तिका में पूर्व के तथ्यों का संधारण होते ही उनकी सेवा निरंतर हो जाएगी। लेकिन इसी क्रम में अगर नुकसान की बातें कही जाए तो ये तो स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग द्वारा पैसे बचाने के उद्देश्य को लेकर ही विशिष्ट शिक्षक पद का निर्माण किया गया था, ताकि शिक्षकों के मद में ज्यादा खर्च नहीं हो सके। इसके लिए शिक्षकों के भले ही 10 वर्ष या फिर 20 वर्ष की सेवा बेकार जा रही है, लेकिन इसके क्रम में उनके पूर्व के उपभोग किए गए छुट्टियों का भी लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी बड़ी बात कि प्रोन्नति का दावा उनका समाप्त हो जाएगा,
क्योंकि नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी ओर से दावे नहीं किए जाएंगे। स्थिति बनने पर ही शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा सकती है। इसके क्रम में 8 वर्षों की सेवा होनी चाहिए, यानी जिस दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में शिक्षकों द्वारा विद्यालय योगदान किया जाएगा उस तिथि से 8 वर्ष के बाद ही प्रोन्नति प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो स्नातक के रूप में या वरीय स्नातक शिक्षक के रूप में या फिर अन्य प्रोन्नति के लाभ में। वहीं दोस्तों, शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि प्रधानाध्यापक का पद सीमित परीक्षा के आधार पर ही भरे जाएंगे। प्रोन्नति के आधार पर विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक कभी नहीं बन सकते। हालांकि यह पत्र तमाम नियोजित शिक्षकों पर ही लागू होगा जो नियोजित शिक्षक बने रहना चाहेंगे। नुकसान के रूप में शिक्षकों को ये होगा कि घर परिवार छोड़ना होगा और कुछ दिनों के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और यह स्वाभाविक है कि जिस वक्त परिवर्तन होता है उस वक्त कुछ न कुछ दुख अवश्य होता है। तो यही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है तमाम नियोजित शिक्षकों के सामने। भले ही जिन शिक्षकों को अपने घर परिवार में जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक बात जरूर है कि अपने पूर्व के विद्यालय को छोड़ते समय उनके मन में क्या स्थिति उत्पन्न होगी। उनके अंदर एक पारिवारिक प्रेम टूटता नजर आएगा। यह सही है कि कुछ पल के लिए उनके अंदर दर्द जरूर महसूस होगा। तो इन दर्दों से निपटना होगा तमाम शिक्षकों को, भाईचारे को तोड़ना होगा और कुछ दिनों के लिए चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वही दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा एक और बड़ी बात कही गई है कि शिक्षकों के पदस्थापन के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। यानी पहले चरण में पदस्थापन हो रहा है, उसके बाद सभी कोटियों के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 1 से 2 बीपीएससी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और संबंधित सभी प्रकार के शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। हो सकता है उस वक्त एक बार फिर से शिक्षकों को स्थानांतरण के मौके मिल जाए और उस वक्त अगर अन्य कोटियों के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलता है तो तमाम नियोजित शिक्षक यानी विशिष्ट शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल जाएगा। लेकिन इसकी आशंका बहुत कम जताई जा रही है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 1 से 2 बीपीएससी शिक्षकों की तैनाती की जानी है। तो ऐसे में अगर इच्छा का प्रावधान लागू किया जाता है तो ढेर सारे शिक्षकों द्वारा एक ही विद्यालय का चॉइस दे दिया जाएगा, जिससे एक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन राहत प्रदान करने की बात जरूर की जाएगी। दोस्तों, वहीं एक बड़ी बात और बड़ा नुकसान ये कहा जा सकता है कि कमेटी द्वारा पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति तैयार की गई है। अभी तक सिर्फ वर्तमान को लेकर ही शिक्षकों द्वारा सोचा जा रहा है, लेकिन जरा सोचने की बात है कि सिर्फ एक बार के ट्रांसफर के लिए यह नीति का निर्धारण नहीं हुआ है। जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है वह सभी कोटियों के शिक्षकों के लिए तैयार की गई है और भविष्य में होने वाले तमाम स्थानांतरण की प्रक्रिया इसी रिपोर्ट के आधार पर संपन्न कराई जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि एक बार की प्रक्रिया है। इस नीति के निर्धारण के अंतर्गत ये भी हो सकता है कि प्रत्येक 3 साल या फिर प्रत्येक साल शिक्षकों का स्थानांतरण हो, और ये संभावना जताई जा रही है। हमारा विश्लेषण कहता है कि कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष पर जरूर से जरूर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा और ऐसी पॉलिसी का निर्धारण निश्चित रूप से समिति द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में किया गया होगा। तो इस तरह से तमाम कोटियों के शिक्षकों के ऊपर यह नीति लागू होगी और शिक्षकों के मन में यह भ्रम होगा कि एक बार पदस्थापन या फिर तबादला के बाद शिक्षकों को राहत मिल जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। शिक्षा विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को लेकर तबादले की नीति का निर्माण किया गया है, जो संभवतः 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक ही कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय में रह सकते हैं। संभवतः ऐसी नीति का निर्धारण समिति के रिपोर्ट में जरूर हुआ होगा, ये हमारा विश्लेषण कहता है। वैसे आने वाले 10 दिनों के अंदर समिति का रिपोर्ट जारी कर दिया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर स्थानांतरण एवं पदस्थापन के बिंदु पर किन सारे नियमों का पालन किया गया है और शिक्षकों को कौन सी राहत प्रदान की गई है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी शिक्षक बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने काउंसलिंग करा लिए हैं या फिर आने वाले दिनों में काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। सफलतापूर्वक काउंसलिंग के उपरांत ईश्वर और खुदा करे कि आपको घर के निकट का विद्यालय प्राप्त हो जाए। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।